देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का दर्शकों और अपने तमाम पैनल के गेस्ट को सादर नमस्कार। आप जानते हैं कोरोना का संकट देश और दुनिया में और खासकर से देश में विकराल रूप लेता जा रहा है। सांसों का आपातकाल लग चुका है, कई जगह ऑक्सीजन की कमी है, कई जगह बेड्स नहीं मिल रहे मरीजों को, कहीं मरीजों को घंटों बाहर घूमना पड़ रहा है, मरीजों के तीमारदारों की बुरी हालतें, कहीं ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं और कहीं बेड के अभाव में लोग एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें हाल के दिनों में हमने देखी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त आ गया है? इसी सवाल पर हम बहस करेंगे। आज हमने आपसे पूछे थे कई सारे विषय, क्योंकि आप जानते हैं आप ही के वोटिंग के आधार पर हम देश की बहस का विषय तय करते हैं। इसीलिए हमने आपसे पूछे थे 3 सवाल, जिसमें सबसे ज्यादा वोट आपने दिए है कोरोना से जुड़े लॉकडाउन पर। ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं आज के पोल में आपका क्या मत है। क्या देश भर में लॉकडाउन पर फिर से विचार हो? 75% लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन पर फिर से विचार होना चाहिए। आपको याद होगा 2020 का लॉकडाउन मार्च में भारत ने किस तरीके से कोरोना की पहली लहर के पहले अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपने संसाधनों को ठीक करने के लिए एक देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था। सवाल यह है कि क्या उस लॉकडाउन की अब जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन और राष्ट्रीय नीति पर विचार हो। ऐसे में क्या सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर विचार करेगी? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया तो विपक्ष से जुड़ी हुई कई राज्य सरकारों ने कहा कि ये पूरा राज्य सरकार का अधिकार है, क्योंकि ऐसे में डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी सबको कंसल्ट करना होता है। केंद्र सीधे सीधे लॉकडाउन ना लगाए, ये अधिकार राज्यों को दिया जाए। अब ये अधिकार राज्यों को दे दिया गया है, तब ये मांग उठ रही है कि एक देशव्यापी लॉकडाउन लगे और एक राष्ट्रव्यापी नीति बने। क्या इन मामलों में विरोधाभास नहीं है? क्या पानी अब सर से ऊपर जा चुका है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात मानते हुए सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाना चाहिए? क्या देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि कोविड के मामले 10 राज्यों तक ज्यादातर सीमित है, ऐसा जानकारों का मानना है। ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन की क्या जरूरत है और क्या लगना चाहिए, और राष्ट्रीय नीति इसके खिलाफ क्यों नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। कोरोना के तूफान से बचाव के लिए सन्नाटा अब जरूरी हो गया है। कुछ इसी तरह की सुनसान सड़कों और बाजारों में चहल पहल पर ताला लगाने की जरूरत आन पड़ी है, जिससे कोरोना की दूसरी और सबसे खतरनाक चेन को तोड़ा जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है, ताकि बढ़ते संक्रमण से देश की सेहत और खराब होने से बच सके। उधर कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सामने पूरा ब्यौरा रखा कि 15 दिनों में संक्रमण में कमी आई है और ठीक होने की दर पहले से बढ़ी है। 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। टोटल मिलाकर अब देश में 1500 के करीब पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है, ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। दरअसल संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स ने सरकार से 2 हफ्ते कंप्लीट लॉकडाउन की सिफारिश की है। चिंता की बात यह है कि विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है, यानी पीक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देशवासियों को सलाह दी है कि वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि डबल डोज लेने के बाद संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही लोगों को आगाह किया है कि बेवजह सिटी स्कैन कराने से बचें, क्योंकि इससे कैंसर का खतरा है। अगर आपने 2 डोजेज ले लिए हैं और उसके बाद 2 हफ्ते और निकल गए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बन जाती हैं, तो यू आर सेफ फ्रॉम गेटिंग सिवियर डिजीज। इन्फेक्शन तभी हो सकता है। फिलहाल दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के लॉकडाउन समेत यूपी ने भी 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया है, जबकि महाराष्ट्र और पंजाब में मिनी लॉकडाउन लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगा हुआ है।
हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर सेना की मदद मांगी है। देश की बहस में आज मुद्दा है, आखिर देश के लिए ये कैसे इम्तिहान की घड़ी है। जबकि कोरोना को मात देना है तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार हो। और आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और शो के अंत में हम देश की बहस में पूछे गए सवाल का जवाब भी आपको बताते हैं। तो आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, क्या कोरोना को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए? ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। फिर से मैं दोहरा देता हूं आज का सवाल, क्या कोरोना को लेकर देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए? हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप वोट कैसे करते हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी अपना वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या चाहते हैं, क्या एक राष्ट्रव्यापी नीति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और अगर नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, ये हमारे बहस का मुख्य मुद्दा होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर कार्यक्रम में आप शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को जोड़ता है, तो आप हमें एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ है। साथ ही साथ थोड़ी देर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ेंगे। मेरे साथ अलका लांबा जुड़ चुकी है। साथ ही साथ मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉक्टर सुनीता गर्ग ICMR की एडवाइजर हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगी और मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे TS सिंहदेव साहब जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनसे पूछेंगे कि वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है। छत्तीसगढ़ भी एक संकट वाला राज्य है। सबसे पहले मेरा पूरा पैनल दिखाइए, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले डॉक्टर सुनीता गर्ग से शुरू करते हैं। सुनीता गर्ग जी, ICMR और एम्स ने जो कोविड टास्क फोर्स बनाई है उसका ये कहना है कि सबसे पहले देश में 15 दिन का एक देशव्यापी लॉकडाउन लगना चाहिए। ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? और आपको लगता है कि देश में कई जगह तो कोरोना बहुत विकट संकट के साथ है लेकिन कई जगह नहीं है, ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत है क्या? जी, मैं कहना चाहूँगी बेसिकली कि मैं एज मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से बात करूँगी। मेरा पर्सनली डेफिनेटली ये सोचना है कि लॉकडाउन होना चाहिए, परंतु लॉकडाउन जो है हमारे को सेलेक्टिव, जो 12 हमारे राज्य हैं जहाँ पे 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, अगर हम उनको पहले देखें और उनको देख के हम लॉकडाउन करें तो वो थोड़ा ज़्यादा वो ठीक रहेगा बजाय कि पूरे देश भर में लॉकडाउन करने से, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके काफ़ी, बट ये भी हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, परंतु हम अगर इन राज्यों की तरफ देखें तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा करके कि जहाँ पे 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो मेरे को ये कहने में कोई वो नहीं है करके कि हमें इस प्रकार से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन एक तरीका बहुत आसान है परंतु उसके इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर सुनीता आपकी बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ फिर सरकार को किन किन स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या उन राज्यों में लॉकडाउन लगाना चाहिए जहां पर केसेस 30% या उससे ज़्यादा हैं, या जहां पर संकट बहुत बड़ा हो चुका है? अभी तक हमने देखा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा ने पूरा लॉकडाउन लगाया है, महाराष्ट्र और पंजाब ने मिनी लॉकडाउन लगाया है और मध्य प्रदेश ने जनता कर्फ्यू लगाया है। क्या इन राज्यों के फैसले को आप सही मानती है और क्या इन्हीं की तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को मानती हूँ कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए और जैसा कि सेलेक्टिव वे में लगाया गया है। अब मैं उत्तर प्रदेश में भी देखती हूँ कि कंपनी में अधिकारियों को आने की वो है ताकि वो वापस ना चले जाएं, या फिर हम देखते हैं कि दिल्ली में भी थोड़ा सेलेक्टिव वो है करके कि हमारे ऑफिसेज जो हैं वो पार्शियल रूप से खुले हैं, क्योंकि काम चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेंडेमिक टाइम में भी ये भी बहुत ज़रूरी है। नई गाइडलाइंस बननी है, नए वो हेल्थ सेक्टर खुला हुआ है क्या पूरी तरीके से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर तो एक अपने इम्पॉर्टेंट रूप
के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में हेल्थ सेक्टर और हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स जो कि हमारी कम्युनिटी में जाएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से फंक्शनल हो। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेट्स महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अगर हम इनको लें बेसिकली, या छत्तीसगढ़ या कर्नाटका को लें, तो प्राइमरली इनमें जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, हमें वहाँ पे पहले देखना चाहिए करके। अन्यथा ये होगा कि जैसे हमने अभी महाराष्ट्र में किया था, तो हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो बिहार चले गए, तो वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं करके। तो हम ऐसी स्थिति भी नहीं चाहते करके कि जहाँ पे यहाँ पे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वहाँ पे चले जाएं करके और उनकी वजह से जो है वो परेशानी हो, क्योंकि जब लॉकडाउन का ऐलान होता है तो आम आदमी यही सोचता है कि अपने घर हम वापस जाएं ताकि हम वहाँ पे रह सकें करके, फिर वो थोड़े दिन में वापस आने की सोचता है। तो पेंडेमिक जैसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है करके। ठीक है डॉक्टर जी, आपने बड़े 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 साफ गोई से बड़ी पॉइंटेड बात करी है। और मेरे साथ इस वक्त टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। और इस बीच मेरे साथ जफर इस्लाम जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ी चुकी है, लेकिन मैं सबसे पहले टीएस सिंहदेव साहब के साथ चलूंगा। सिंहदेव साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना पर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि कोरोना पर आप राष्ट्रव्यापी नीति बने, या आपको लगता है कि लेट हो चुकी है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस काम को करने में? निसंदेह दीपक जी, लेट तो हो ही गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए भी कहते हैं। एक राष्ट्रव्यापी नीति और हर क्षेत्र को, एक प्रदेश के अंदर के भी हर जिले को देखते हुए ये नीति बननी चाहिए, चाहे वो केंद्र से बने। छत्तीसगढ़ की अभी चर्चा हो रही थी और मैम जैसा अभी बता रही थी, 15% को अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया, बिस्तरों की उपलब्धता को एक और क्राइटेरिया बनाया कि 60% से ज्यादा अगर ऑक्यूपेंसी बेड्स की हो गई है, कल के दिन क्राइसिस आ सकती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ध्यान में रख के ये लॉकडाउन की घोषणा होनी चाहिए, नहीं तो कंट्रोल नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में भी मेरा अनुभव है कि शायद अगर कुछ पहले लॉकडाउन लगा होता तो इतने लंबे समय तक के लिए संक्रमण का दर जो हमारे यहाँ 30% के आसपास बना रहा, 30% को लगभग पार नहीं किया, 15-16 दिन तक 30% के आसपास 28, 29, 30 चलता रहा। अब थोड़ा सा डिप किया है, इसमें भी 28 जिलों में 5 जिले अभी केवल ऐसे हैं जो 15% से कम के हैं। तो इस पे जरूर विचार किया जा सकता है कि ये 5 जिलों को हम खोल सकते हैं क्या, टेस्टिंग लगातार होती रहे। पर ये 5 जिलों के बाहर अगर इनका आना जाना होगा तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा। तो एक कंटेन्ड ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन, कि लॉकडाउन नहीं अगर लगता है 15% के अंदर, तो ये बाहर भी ना जाए। अगर वो संक्रमित जिले में चले गए तो वही बात हो जाएगी। और इन संक्रमित जिलों के अंदर भी विकासखंड वार अगर स्ट्रेटेजी बन सकती है तो हमको बनानी चाहिए, क्योंकि हर जिला भी एक जैसा नहीं है। जिले के 4 अगर विकासखंड हैं तो 2 ज्यादा प्रभावित हैं, 2 ऐसे होंगे जिसमें कि 15% या उससे और भी कम ये पॉजिटिविटी रेशियो होगा। तो स्ट्रेटेजी जो बननी चाहिए, एक नाप से सबको हाँकने वाली नहीं होनी चाहिए। नीचे तक उतर के कम से कम विकास खंड स्तर तक हमको ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। और विकास खंड जहां हमने ओपन किया उसमें कोई अगर ग्राम पंचायत प्रभावित दिखती है तो उसको कंटेनमेंट जोन कर दीजिए। पूरे जनपद को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं, पूरे जिले को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं, पूरे प्रदेश को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल बात कर रहे हैं टीएस सिंहदेव साहब। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, आज कई सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही है और खासतौर पर आपकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो कह रहा है कि एक देशव्यापी लॉकडाउन लगना चाहिए। कई सारे नेताओं ने बात कही और वो प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि जब हमने पहला लॉकडाउन लगाया तब 5 राज्यों, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक था, उसने कहा था कि आप एक तरफा लॉकडाउन नहीं लगा सकते। केंद्र का ये कहना है इसीलिए हमने ये अधिकार अब राज्यों को दे दिया है। क्या आपको लगता है कि आपके केंद्रीय नेताओं की ये मांग सही है कि प्रधानमंत्री इस पर फैसला ले और देशव्यापी लॉकडाउन लगाए? क्या आप अपने केंद्रीय नेताओं की ये मांग सही मानते हैं? क्योंकि आपकी बात से लगता है कि आपके नेता सिर्फ राजनीति के लिए ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक लॉजिकल सॉल्यूशन उसका दिया है। दीपक जी,
लॉकडाउन के लिए जब बात आई थी डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उस समय स्थिति क्या बन रही थी कि केंद्र सरकार ने अलग अलग रंग से अलग अलग जिलों को रंगा था कि ये ग्रीन जोन है, ये ऑरेंज जोन है, ये रेड जोन है। उसमें जो फीडबैक का डाटा जा रहा था, जो केंद्र सरकार के पास रेड जोन के लिए डाटा था, वो राज्य के डाटा से मैच नहीं कर रहा था। तो उस परिस्थिति में ये कहा गया था कि अब हम लॉकडाउन के बाहर आ रहे हैं, अब कंटेनमेंट जोन या लॉकडाउन किधर करना है वो राज्यों को डेलीगेट कर दीजिए, ताकि राज्य अपनी परिस्थिति की, जैसे मैंने अभी कहा, एक चर्चा हुई, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लॉकडाउन कर दीजिए। जहां नहीं है संक्रमण उस स्तर का, वहां क्यों? यही डिसीजन हमको डिसेंट्रलाइज करने की उस समय हमने मांग की थी। छत्तीसगढ़ ने ये कभी नहीं कहा था कि केंद्र सरकार ऐसा ना करे, कि अब इन परिस्थितियों में जब हम उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो कहां पर करना है हम ज्यादा आसानी से, अच्छे से शायद देख के कर पाएंगे। और आज भी ऐसी ही स्थिति है कि आपने डेलीगेट किया है पर आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकार हैं वो अब केंद्र के नहीं रह गए, केवल राज्य सरकार के रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। पावर तो अभी भी केंद्र सरकार के पास है। आप जिस अधिकार को आपने डेलीगेट किया है उसको आप अपने आप ले लीजिए, अपने पास ले लीजिए और डिसीजन लीजिए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि देश में अभी हम 4 लाख पहुंच रहे हैं पॉजिटिव केसेस एक दिन में। प्रधानमंत्री जी के ही वीसी में ये बात भी कही गई थी कि अमेरिका की तर्ज पे अगर हम देखेंगे तो हम 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। अगली वीसी में पॉल साहब ने इसको कहा भी था कि 5 लाख तक पहुंचने की बातें अब हो रही हैं। हम पहुंच रहे हैं 5 लाख तक। तो जितना देर होगा ऐसे कड़े निर्णय लेने में, उतनी स्थिति नियंत्रित करने में हमको समय ज्यादा लग जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि देशव्यापी लॉकडाउन का फैसला अब केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि मामले 4 से 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। वो तो 4 लाख तो पहुंच ही गए हैं, 5 लाख की बात हो रही है। विजुअलाइजेशन तो 10 लाख तक का है। इसके पहले कि वो नौबत आए, हमको ऐसे निर्णय लेने चाहिए। और केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों से अपने जिलों की जानकारी लेके वो कह सकता है कि इस प्रदेश के इन जिलों में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। एक ही जूता हर पांव पे फिट होगा, नहीं होता है, बस उतना ध्यान में रखना है, वरना देर हो रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब हमने लॉकडाउन लगाया और तैयारियों को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन लगाया, तब राज्य सरकारों ने उसकी आलोचना की। अब जब राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है, सिचुएशन को नहीं संभाल रही है, तो इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है और यह कह रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाए। नहीं दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। ये मैं राजनीति से हटके इस विषय पे बात करना चाहूंगा। पहले जो बात आई थी, केंद्र सरकार ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया 24 मार्च 2020 को कि पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा, किसी को कंसल्ट नहीं किया था। उन्होंने डिसीजन लिया, पूरा देश उसके साथ चला, 50 दिन से ऊपर का लॉकडाउन रहा। फिर और बातें आने लगी। उस समय तो पॉजिटिविटी थी ही नहीं, उस समय सामान की हमारे पास कमी थी, उतना रेशो या उतने पॉजिटिव केसेस आ ही नहीं रहे थे। आज की तुलना में आप देखिएगा तो 10% भी नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन लगा क्योंकि एक कारण था कि हमारे पास ना तो पीपीई किट्स थे, ना हमारे पास टेस्टिंग लैबोरेटरीज थी, ना हमारे पास कोई अन्य दवाइयों की तैयारी थी। हमारे पास जीरो के बराबर देश में तैयारी थी। तो वो लॉकडाउन का परिवेश ही दूसरा था। लॉकडाउन खुलने के बाद पीक आया सितंबर में। पीक जो आया वो लॉकडाउन पीरियड में आया ही नहीं, जब लॉकडाउन खुला उसके बाद पीक आया और वो पीक उतर भी गया। लॉकडाउन नहीं लगा लेकिन पीक उतर गया। आज जो स्थिति बन रही है ये क्रमशः चढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि बेकाबू तरीके से 4 गुना ज्यादा, पिछले बार के हाईएस्ट पीक से हम 4 गुना ज्यादा हो चुके हैं। 5 गुना कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक सा लग रहा है, 10 गुना मत हो जाए। तो ये वो परिस्थिति नहीं है जो पिछले लॉकडाउन के समय की थी। ये चाहे कोरोना का जो म्यूटेंट आया है, 14 म्यूटेंट्स हैं, उसमें 14 म्यूटेशंस हैं, 2 ऐसे प्रभावी म्यूटेंट हैं जिसको डबल म्यूटेंट वायरस कहा जा रहा है, उसका प्रभाव कुछ फैलने का ज्यादा, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन ये पिछले समय से 4 गुना ज्यादा है। हम बात करने लग गए हैं कि हमारे पास आदमी होंगे कि नहीं, हम बात करने लग गए हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं अब होंगी कि नहीं। ये स्थिति पहले समय में नहीं थी। लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन लगा उस समय पास सामान नहीं था। आज हमारे पास अगर सामान उस हद तक का हो गया, 2 गुना भी अगर आता तो हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये समय है कि 10 गुना पहुंचने के पहले
कुछ तो देर हो चुकी है, अब देर नहीं करनी चाहिए। एरिया को देख के, पूरे देश में नहीं, अंडमान निकोबार में अगर केस नहीं है तो वहां क्यों करना चाहिए लॉकडाउन? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब, आप जुड़े और आप हमेशा बेबाकी से बात करते हैं। और इसी बात से मैं इस बहस की शुरुआत करूंगा और सीधे चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जफर इस्लाम जी के पास। जफर इस्लाम जी, आपसे जानना चाहता हूं, सिंहदेव साहब ने साफ साफ कहा कि अब केंद्र को कदम उठाते हुए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन या कुछ एरिया में लॉकडाउन या कुछ राज्यों में लॉकडाउन के बारे में विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कमोबेश ये कह रही है, क्या केंद्र सरकार ये करेगी? देखिए, जो आदरणीय जो छत्तीसगढ़ के मंत्री जी ने कहा, मैंने सुना उनको, जो सर्वोच्च टीएस देव साहब, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो भी हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बारे में कुछ जिक्र किया था, वो भी आप लोगों के संज्ञान में है। लेकिन बहुत अहम बात है, 2-3 चीजें जानना चाहिए कि पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में उसकी जरूरत है और ना वो लगना भी चाहिए। इसलिए कि आज जिस तरह से देश में कहीं संक्रमण हो रहा है, कहीं नहीं लोग संक्रमित हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, और जरूरत यह है कि वो कंटेन करना चाहिए, कंटेनमेंट जोन की तरफ लगा के, और भी कोई जो मेजर्स रहे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जाहिर है सरकार उस पर काम करेगी। जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको कंटेन करने के लिए, 144 लगाए, रात के कर्फ्यू लगाए, अलग अलग तरीके जो भी मेजर्स ले। लेकिन फुल लॉकडाउन जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखेंगे तो लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि इससे राहत मिलेगी, अभी कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहने के लिए राजी है कि हाँ पीक हो चुका है, ये कोई कहने के लिए राजी। आप अगर भाई बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ा है दीपक भाई, सब कहते हैं कि अभी कुछ महाराष्ट्र में पीक हो गया है, दिल्ली में पीक हो गया है, होने वाला है 15 तारीख तक, अगले 1 महीने में जो है वो कहीं और स्टेट में होगा। तो ऐसे में अगर आपने मान लिया आप कुछ हफ्ते की पीक लोग कह रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन लगना चाहिए, कोई 1 क्वार्टर के लॉकडाउन के लिए बारे में नहीं बात कर रही है, 2-3 महीने के लॉकडाउन के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आपने यहाँ पर लगाया, पता नहीं चला कि वहां तो कोई इम्पैक्ट नहीं था वहां, लेकिन फिर से जब लॉकडाउन हट गया तो वहां का इम्पैक्ट वहां शुरू हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि आज जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों का अगर हम तोलते हैं तो मुझे लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट है जब कुछ नहीं है बचा है, लेकिन बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन जैसे तेजी से चल रहा है, जिससे कि इसको कंटेन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन पर मैं आऊंगा, वैक्सीन ही नहीं तो वैक्सीनेशन कैसे होगा, ये हमारे बहस का दूसरा पार्ट होगा। लेकिन अलका जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्यों आपकी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार अब एक्शन ले? केंद्र सरकार ने जब आपने पहली बार लॉकडाउन लगाया तो आपकी पार्टी ने कहा तुगलकी लॉकडाउन था, लेकिन अभी उसी तुगलकी लॉकडाउन को रिपीट करने की बात कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है? देखिए, आप 2020 के मार्च के बिना किसी को विश्वास लिए, बिना तैयारियों के आपने लॉकडाउन थोपा था, तुगलकी था और रहेगा वो वाला 2020 का। अब हालात 2020 वाले नहीं है। लॉकडाउन लगाने के 2 कारण थे। नंबर 1, कोरोना की चेन को तोड़ना, दूसरी था कि तैयारियां करना। तैयारियां कितनी हुई? उस लॉकडाउन के बीच में आपके सामने ऑक्सीजन से वैक्सीन तक की महामारी मची हुई है। और ये सुझाव कांग्रेस का है कि लॉकडाउन की तरफ विचार करिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना एक राय दी है कि इस पे विचार करिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से बात साफ हो गया है कि वो नहीं मान रहे कि अभी भी इस लॉकडाउन को लगना चाहिए, कोई और विकल्प हो। आप विपक्ष के जितने नेता हैं, पार्टियों ने लेटर लिखा है वैक्सीन को लेकर और बहुत से सुझाव, क्योंकि मांग है सर्वदलीय बैठक बुलाई और एक बार बैठकर एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी क्या है कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, लॉकडाउन एक तय हो पाए। लेकिन वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए विपक्ष के नेता लेटर लिख रहे हैं, सामूहिक लेटर लिख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। लेकिन मेरी अगर आप बात मानेंगे तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, दिल्ली का अनुभव बता रही हूँ। दिल्ली में पहले हुआ कि हम वीकेंड लॉकडाउन करेंगे, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 1-1 हफ्ते का तीसरा लॉकडाउन लगा है। न संक्रमण की चेन रुक पा रही है और ना पिछले 3 हफ्तों में कोई तैयारी ऑक्सीजन की महामारी से आज भी दिल्ली जूझ रही है। तो हम कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10 से 11 राज्य ऐसे जिसमें 78% मामले आ रहे हैं। दिल्ली भी उसमें, महाराष्ट्र एक है। अब आप 36, हमारे 28 राज्य हैं, हमारे 10 केंद्र शासित आप टोटल ले लेंगे तो 36 है। 36 में 10 राज्यों में संक्रमण अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है, सुनामी में है। तो बाकी 28 को लॉकडाउन लगा के अर्थव्यवस्था अगर आप बचा सकते हैं, वहां ना लॉकडाउन लगे, लेकिन 10
जो बिल्कुल संक्रमण का और 78% मामलों के दोषी हैं, उनमें संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर सैनिटाइजेशन, दिल्ली में नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन है दिल्ली में, पर आप देखिए बाजारों में आज वैक्सीनेशन सेंटर पे आप महामारी देखिए, तो व्यवस्था जो है गवर्नेंस की मैं बात करूंगी, पोल और दिल्ली की लीडरशिप मैं कहूंगी फेल हो रही है। तो ये लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक और 10-11 राज्य जो बिल्कुल इस पूरे कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है, उन्हें बुलाकर बिल्कुल बात करके फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है उस पर लेना चाहिए। जो सुझाव केंद्र सरकार लेगी, कांग्रेस देश लेकिन अलका जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है। महाराष्ट्र और पंजाब में भी मिनी लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में भी अब 5 दिन का लॉकडाउन है हफ्ते में। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू है। तो ये 10 स्टेट तो हो गए। तो अब कौन सा कदम उठाने की आप बात कर रही है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले संजीव खेमका, मेरे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं, उसके बाद मैं सुनीता जी के पास चलूंगा। लेकिन खेमका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। जो स्टेट लॉकडाउन है, जो स्टेट को पावर्स दी हैं, जिसके हिसाब से सारे स्टेट्स में लॉकडाउन की गतिविधि ऑलरेडी चल रही है और वो अपने अपने स्टेट्स को देखते हुए वहाँ क्या संक्रमण है, किस तरह की पोजीशन है, वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अभी समय नहीं है लगाने का। और जब पूरे देश में ये बातें आएंगी कि नहीं, उसके बिना नहीं रुक सकती चीज़ें और उसको लगाना आवश्यक है, तो वो जैसे हमारे मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि आखिरी वो एक रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो एक अभी समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टेट है जहाँ संक्रमण नहीं है और हम उन स्टेट को अभी बचा सकते हैं वहाँ पे इकोनॉमी को, उनकी अर्थव्यवस्था को खराब होने से। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। सीधे मैं चलूंगा डॉक्टर सुनीता जी के पास। सुनीता जी, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुना। दोनों को सुनने के बाद क्या आपको लगता नहीं कि जहां पर कंटेनमेंट करना है वहां पर कंटेनमेंट तो हो चुका है? लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू चल रहा है, फिर भी हालात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं? फिर भी हम पीक पर पहुंच के डाउन क्यों नहीं हो पा रहे? आपको इसका क्या कारण नजर आता है डॉक्टर सुनीता? देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि मैं एज एकेडमिशियन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में बात करूंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली के बॉर्डर्स भी पोरस हैं, उसके बाजू में हरियाणा भी है, उसके बाजू में उत्तर प्रदेश भी है। अगर किसी में पूरे 6 दिन का लगता है और किसी में 5 दिन का लगता है, तो ये पूरा पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं है। लोग तो आ जा रहे हैं। अगर आप नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पे भी खड़े होंगे, आप देखेंगे लोगों का आवागमन जारी है करके। और यहाँ हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि हमें किस तरीके से लगाना है। जैसे कि आप कहते हैं कि अंडमान निकोबार है या दमन दीव है या हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम को छोड़ के, जहाँ पे बिल्कुल ही हम कुछ भी नहीं अफेक्टेड है, वहाँ पे हम बेसिकली उन प्रदेशों को या ऐसे ही चलने दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। परंतु जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा गंभीरता से इस स्थिति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट के भी बॉर्डर बहुत पोरस हैं, यानी कि आना जाना वहाँ लागू रहेगा करके। तो हमें इस तरीके से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ताकि वो बेसिकली जो एक तरीके का कंप्लीट लॉकडाउन हो और खाली जो हेल्थ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि चालू रहने चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर मैंने पहले भी आपको बताया, तो वो चालू रहना चाहिए, ताकि इस वजह से हम लोग जो है अपना लक्ष्य हम अचीव कर पाएंगे। और जहाँ तक की बात है, साथ ही साथ फिर हमें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, जिसका कि इंडिया ने 2014 में साइन किए, हमें उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी यानी कि पैंडेमिक का एक एक्ट बनना चाहिए। ऑलरेडी एक एक्ट है, ऑलरेडी एक एक्ट 2014 में इंडिया ने साइन किया है सीडीसी अटलांटा के साथ, और अभी हमें उसको जरूर ध्यान देना पड़ेगा करके, ताकि फिर ये मेरे हिसाब से है कि जो स्टेट्स अफेक्टेड है उसमें कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए। बाकी जो स्टेट्स आपकी जहाँ पे बिल्कुल मामले आपके बिल्कुल नहीं, उनको जिंदगी को नॉर्मल रूप से चलने देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला, आप हमसे जुड़ी, आपने वैल्यूबल अपने थॉट शेयर किए, अपना एनालिसिस शेयर किया। लेकिन मैं सीधे यहाँ से जफर इस्लाम जी के पास चलता हूँ। जफर इस्लाम जी, अलका कह रही हैं कि नहीं, केंद्र के स्तर पर एक इंटरवेंशन की जरूरत है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने आपको सामूहिक तौर पर लिखा है कि केंद्र को अब इंटरवीन करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाना चाहिए। जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाने में हिचक क्या है?
देखिए कोई झिझक और हिचक नहीं है दीपक जी, लेकिन आप शायद आपको याद होगा कि जब पहली बार जब हुआ था लॉकडाउन, तब लोगों ने कहा था कि जैसे अभी भी अलका जी कह रही थी कि अचानक ले लिया, पूरे देश में लॉकडाउन करा दिया, ऐसी बहुत सारे इस तरह की बातें हो रही थी। स्टेट को तो पूरा ऑथोराइज करना चाहिए था। आज हम स्टेट को ही ऑथोराइज किए हुए हैं, स्टेट तो है संपन्न कि वो चाहे तो ले सकते हैं ये डिसीजन अपने स्टेट के बारे में। उनको बाकी की चिंता क्यों कर रहे हैं? अपने स्टेट के बारे में लीजिए, अपने स्टेट को देखिए। लेकिन वहां भी अगर आप पूछिएगा, अभी देव साहब चले गए, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से जो सरकार में है, ये अलका जी नहीं, सरकार में, तो वो कहेंगे कि देखिए इसके एडवांटेजेस भी हैं तो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। हमें रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होती है, रेवेन्यू कम होता है, कई और चीजें, और साथ साथ आपको सरकारी खजाना खोल देना पड़ता है, स्टेट हो या सेंटर हो। तो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है और आपके पास एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं, तो क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? लेकिन उसके लिए भी इसीलिए कहा कि पहला लॉकडाउन जरूरी था, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। आप एक चीज के बारे में बिल्कुल अननोन चीज से आप डील कर रहे थे, अब आपको नोन चीज से डील कर रहे हैं। आपको कितने सारे एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में आपको बार बार उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो ऐसा लगता है कि पैर पे कुल्हाड़ी, अनलेस के आपने सारे बुलेट जो है इस्तेमाल कर लिए और आखिरी बुलेट बचा है और आपके पास एक ही टारगेट है, तब मजबूरी है। लेकिन इस वक्त मैं अलका जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरे ख्याल से देश में, आपने देश के नागरिक को भी सुना, उनकी भी बात ये थी कि भाई आपके पास स्टेट, जिस स्टेट में तकलीफ हो कर ले। अभी आप तमिलनाडु वाले कहेंगे कि भाई इतनी तो हमको जरूरत नहीं है। मैं कल हैदराबाद बात कर रहा था, बड़े हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में बात करने के लिए, वहां से किसी में अपोलो हैदराबाद में बात किया, उन्होंने कहा बेड अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, आप चाहिए तो यहाँ किसी को। मेरी माता जी वहां रहती है, मैंने इसलिए सोचा कि जरा मालूम करके रखे कि वहां पर क्या हालत है। मेरी माता जी थोड़ा एजेड है, तो पता चला कि बेड अवेलेबल है, तो अब वो क्यों लॉकडाउन में जाए? वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चल रही है। तो ये सोचना पड़ेगा, स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है हाँ, पूरे देश में ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि वो लास्ट रिजॉर्ट की तरफ पे है। ठीक है, प्रोफेसर एनके गांगुली जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर आईसीएमआर। लेकिन इस वक्त मैं अलका लांबा जी के पास जाऊंगा। अलका जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है और खासतौर पर बीजेपी के नेता दबे स्वर में ये बोल रहे हैं कि 5 राज्य, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, उसके बाद छत्तीसगढ़, यहां पर हालत बहुत बुरी है। यहां पर हालात इतने बुरे हैं कि वहां की राज्यों से नहीं संभल रहे हैं। और ये ठीक रहा चूंकि आपके सर पे फूट रहा है, क्योंकि आपके शासन वाले राज्य हैं, इसीलिए आप केंद्र सरकार पर बॉल पास करने के लिए बोल रही केंद्र एक्शन ले। भाई आपकी राज्य सरकार है, सक्षम है, राज्य का सब्जेक्ट है स्टेट हेल्थ, राज्य का सब्जेक्ट है, आपकी राज्य सरकार निपट ले। लेकिन चूंकि वो निपटने में अक्षम है, इसीलिए आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दीपक जी, जहां इन्हें सूट करता है ना, वो स्टेट हेल्थ, स्टेट मैटर हो गया। एग्रीकल्चर भी स्टेट मैटर था, लिया ना अपने हाथ में, लाए ना 3 कानून, थोप दिया ना, वो भी तो स्टेट सब्जेक्ट था। तो ये छोड़ दीजिए कि कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है, जब मर्जी आती है। अब संपूर्ण लॉकडाउन का ये कह रहे विकल्प जो है वो हल नहीं है। मार्च में हल था जब 500 मामले थे, आज दिन में 4 लाख मामले आ रहे हैं, तो वो हल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ संपूर्ण नहीं है, तो जो 11 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बुलाकर पूछते कि अगर आपको संपूर्ण करना है लॉकडाउन, आप अर्थव्यवस्था की चिंता मत करिए, मैं बैठा हूँ, मेरा पीएम केयर फंड भरा हुआ है आप लोगों के लिए, आप संपूर्ण लॉकडाउन करिए। दूसरे दौर के बाद तो पूछ चुके हैं ना प्रधानमंत्री, नहीं तो मदद कहाँ मिल रही है? सेकेंड फेज के बाद तो प्रधानमंत्री एक बार पूछ चुके हैं। अलका जी, आप शायद ध्यान नहीं है आपको। नहीं, क्या पूछा था और क्या जवाब मिला? आपको ध्यान नहीं है? प्रधानमंत्री एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बताइए क्या उसमें के डिस्कस में क्या निकला, आउटकम क्या, बताइए क्या पूछा, क्या जवाब मिला? बिल्कुल कर चुके हैं। दूसरे दौर के बाद प्रधानमंत्री ने डिस्कस किया है अपने पश्चिम बंगाल कार्यक्रम को छोटा करके। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से डिस्कस किया है बात। क्या डिस्कस किया, आउटकम बताइए ना। आज भी ऑक्सीजन की महामारी, वैक्सीनेशन की महामारी है, और मजदूर जो है उसके आज में सोनिया गांधी जी ने 6,000 रुपए डालने को कहा है कि आप लॉकडाउन की सोचे भी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट क्या आपको लगता है डॉक्टर एक्सपर्ट से बिना सोच राय किए, बात किए भेज रहे हैं? आपका आइडिया इतना अच्छा है तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में, मैं आपको बता रहा हूं, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान,
पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर 6-6 हजार रुपए श्रमिकों को दे दीजिए। आपको किसने रोका है अपने राज्यों में देने से? आप क्यों बोल रहे केंद्र दे? आप अपने राज्यों में तो दे दीजिए। देखिए दीपक जी, यही तो बात कह रहे हैं, आप लॉकडाउन कहे राज्य लगाएं, पैसे भी मजदूरों को राज्य दे, अर्थव्यवस्था भी राज्य। तो प्रधानमंत्री जी किस काम के? पद से इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी का क्या काम है? सहयोग नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं भेजेंगे, ऑक्सीजन नहीं भेजेंगे, आर्थिक मदद नहीं करेंगे, जीएसटी 1,40,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है, 1,40,000 करोड़ कहाँ खर्च हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के नए आवास पर, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर। मैं पूछना चाहती हूँ दीपक जी, मेरे 6 राज्य, तेरे 6 राज्य क्या है? मैं दिल्ली भारत की राजधानी में रहती हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। क्या दिल्ली पर बोलने का मेरा हक आप मुझसे छीन लेंगे? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं, मैं यहाँ दिल्ली पर नहीं बोल सकती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, पूरे देश में 36 अगर केंद्र शासित मिलाकर राज्य हैं, 5 हमारे निकाले, 31 पे बोलने का हक आप हमसे छीन लेंगे? क्योंकि वहाँ हमारी सरकार नहीं, यहाँ के लोगों का दर्द, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे, मर रहे हैं। बिल्कुल कोई हक नहीं छीन सकता, प्रजातंत्र में सबको बोलने का हक है। चलिए आप ही का जवाब मैं जफर इस्लाम से लेता हूँ, बोलना है आप ही का जवाब जफर इस्लाम से लेता हूँ। जफर इस्लाम जी बताइए, अलका जी ने कोई गलत तो नहीं बोला? और मुझे बताइए, एक बार मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कस हो चुका है, उसके बाद ये हालात क्यों बने कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे, जिसमें आधी सरकार केंद्र चलाती है और आधी सरकार राज्य चलाती है? देखिए अलका जी बिल्कुल मेरे ख्याल से याद नहीं होगा उनको, या शायद उन्होंने इनका ठीक से संज्ञान नहीं लिया होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन चाहिए। ये सुनिएगा ध्यान से, हर लोग कह रहे थे लॉकडाउन नहीं चाहिए। नहीं हुई, ऑक्सीजन के ऊपर चर्चा थी। अरे एक मिनट सुन लीजिए, लॉकडाउन पे सुनिए। अब फैक्चुअली गलत मत होइए, प्रधानमंत्री ने वही बोला था, लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। आपको पता नहीं, लीजिए उनकी बात, बराबर चर्चा हुई थी लॉकडाउन की उसके अंदर। अलका जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि शायद आप संज्ञान नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ आप भूल गई होंगी कई चीजें। आपको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट, सुप्रीम कोर्ट को जाकर बता दे। हम तो पहले भी कह रहे हैं फैसला केंद्र सरकार को लेना है, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट। अलका एक दूसरे के ऊपर ना बोले प्लीज, अलका एक दूसरे के ऊपर ना बोले, जफर भाई को कंप्लीट करने दे। मेरे साथ प्रोफेसर गांगुली और अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए। अलका एक दूसरे पर ना बोले, अच्छी बहस चल रही है, चलने देते। वो भी मेरे बीच में बोले थे दीपक जी, आप सुनिएगा दोबारा। मैंने कोई कुछ नहीं बोला था, शायद आप थोड़ा सा याददाश्त की कमी है, थोड़ा जाने दीजिए अलका जी। मैं नहीं, सारी याददाश्त तो आपकी तेज है। हाँ बिल्कुल, फिर से याद दिला रहा हूँ कि उस वक्त, अरे भाई मुद्दे पर सुन तो लीजिए, मुद्दे पे आप ये खत्म तो सुपड़ा साफ होने के बाद भी कोई ऐसा चमकने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे आप। अरे लोग मौत के मुंह पे जा रहे हैं, आप सुपड़ा किसका साफ कर रहे हैं? तो देश साफ हो रहा है। आप कम से कम रोजाना 4,000 लोग हारने के बाद देखा नहीं बेगाने शादी में प्रधानमंत्री जी को फुर्सत मिली, ऐसा देश में ना चले जाए। नहीं, इतने बेशर्मी के हाथ देखा नहीं कि आप जीरो हो गए, मुझे जीरो आया, जीरो आया सर्टिफिकेट। मैंने देखा नहीं, फेल होके ऐसा सर्टिफिकेट लेके घूमते हुए देखा कांग्रेस वालों को। नहीं, सिर्फ कांग्रेस वालों को ही देखा फेल होके सर्टिफिकेट लेके चलने का। खैर छोड़िए, अभी मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। आपको हर वक्त राजनीति, आपको राजनीति करना है, देश नीति नहीं करना है। मैं तो इतनी छोटी सी बात आपको कह रहा है। हमारे लिए एक दूसरे पर ना बोले बेहतर होगा। अलका जी प्लीज, जफर भाई कंप्लीट करिए, मुझे प्रोफेसर गांगुली के पास जाना है एक वर्ड ऑफ एडवाइस लेने। जी जी जी, जरूरी है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनके सामने कम से कम हम लोग अदब से बिहेव तो करें। माफी चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, मैं अदब से बिहेव करना चाहता हूँ, लेकिन सबका सहयोग चाहिए उसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जब हमने लॉकडाउन की बात हुई थी प्रधानमंत्री जी के समय साथ, सभी लोग मुख्यमंत्रियों के, किसी ने लॉकडाउन को एडवोकेट किया ही नहीं। इसलिए कि इसकी 2 वजह है। क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उस चीज को डील कर पाए? क्या उनके पास इतने जो भी सपोर्ट सिस्टम है, या वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, वो जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे? क्या सप्लाई चेन टूटेगा तो क्या उनको उससे फायदा होगा? या क्या हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद करना उनके लिए सही है? वो सब सोच समझ के किसी ने एडवोकेट नहीं किया। अलका जी आपकी जानकारी के लिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सब मीटिंग के बाद
आप शायद मुख्यमंत्री होती तो आप सुप्रीम बैठी कोर्ट रहती, ने लेकिन आज आप थी टिप्पणी नहीं। की है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज आप टिप्पणी मुख्यमंत्री की है, होती तो केंद्र आपको कहने सरकार का अधिकार होता, लॉकडाउन लेकिन पर विचार जो करे। प्रधानमंत्री जी ने आपने मीटिंग विचार के बाद कर लिया है तो बता दीजिए कि नहीं आप लगेगा। चुप तो रहे, आपको बड़े बेचैन अर्थव्यवस्था हो की गए क्या? ज्यादा हारने के बाद चिंता ऐसी है। परेशानी हो जाती है कि किसी को राज्यों नहीं ने सुनना है। 1,40,000 जीरो लाने के बाद ये एक के हालत हो ऊपर जाती एक है। नहीं, प्लीज प्लीज, एक के ऊपर एक नहीं यार। अलका जीरो जी। बटा जीरो, 0/0 के बाद ऐसी हो जाती है, राज्यों को उसका हिस्सा दीजिए जीएसटी में से। तो नहीं, 1,40,000 अरे कम से कम ये सलाह जाके उनका दीजिए हक आप है, अपने। उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल, और विपक्ष राज्यों हक तो का, सब लोगों आप का मान हक रही हैं, केंद्र से लेकिन छीन आपने कर जो रहेगी। नहीं, उसकी पहली नहीं, किस्त एक दी जा बात- चुकी है। अगर मैं मिलाई गलत नहीं हूं खाने तो भी सीधे नहीं चलता हूं सकती प्रोफेसर मिलाई। गांगुली के पास। मैं दोनों को रोकता हूं क्योंकि दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। प्रोफेसर गांगुली, मैं तो बोल ही इस नहीं रहा, पीक ये को अलका जी बोल रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए आपके हिसाब से सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए? आप एज एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस देंगे सरकार को? देखिए, हमें दूसरे देशों ने कैसे किया है उसको सीख के एक मेटिकुलस प्लानिंग करनी चाहिए। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन बनता है। उसका प्रॉब्लम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसको टारगेट तक पहुंचाना। तो इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर्स जो इंडस्ट्री में है, जैसे अमेज़ॉन है या ऐसे लोग हैं जो इसमें माहिर हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर्स आ गए हैं, क्रायोजेनिक कंटेनर से हम हवाई जहाज़ से ला सकते हैं इनको और टारगेट्स तक पहुंचा सकते हैं। हमें इन्वेंट्री में पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर कमी है और जल्दी से वहाँ पहुंचाना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन तो है, लेकिन उनकी जो सिलेंडर्स होती हैं वो तो बनाए नहीं जा सकती ना रात भर में। वो तो जो है वो वही है। बट क्रायोजेनिक कंटेनर्स हमने मंगवाई है बाहर से और टाटाज ने भी मंगवाई है, बाकी लोगों ने। उनका सदुपयोग होना चाहिए, उससे ढेर सारी चीज़ें करनी चाहिए। हम सड़क से इनको लेके नहीं जा सकते। अब जो सरकार ने फैसला लिया है कि छोटे छोटे प्लांट्स को एक्टिवेट करेंगे, दिल्ली के प्लांट्स को भी एक्टिवेट करेंगे, उनको जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को लाके या आर्मी को लाके उनको एक्टिवेट करना चाहिए। अभी बहुत अच्छा काम सरकार ने किया कि आर्मी को इन्वॉल्व किया है। आर्मी किसी भी चीज़ को कहीं पहुंचाने में बहुत सक्षम है। उनके पास इंजीनियर्स हैं, उनके पास डॉक्टर्स हैं। इन चीज़ों वो खड़ा कर सकते हैं एक अस्पताल, बहुत ही जल्दी खड़ा कर सकते हैं। आजकल एक अस्पताल एक हफ्ते में बन जाता है, बिकॉज प्री फैब्रिकेटेड चीज़ों से बनती है वो। तो ये आर्म फोर्सेस को जो लगाया गया है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी फ़ायदा होगा। जो दवाइयों की किल्लत थी, रेमडेसिविर वगैरह, वो कंपनीज ने बनाना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी खपत नहीं हो रही थी, लोग लौटा रहे थे। अब उन्होंने बनाना शुरू किया है, तो बट उसमें बनाने के बाद करीब 20-25 दिन लगते हैं उनको कारगर करने के लिए, क्योंकि उनमें स्टेरिलिटी टेस्ट करना पड़ता है, ये इंजेक्टेबल होता है। तो उसमें भी सरकार ने एक उपाय निकाला है। तो अब 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर रेमडेसिविर मिल जाएगी। अब जो मेजर प्रॉब्लम है कि सारे दुनिया के देशों ने, जिन देशों ने इस पर विजय पाई है, उन लोगों ने वैक्सीनेट किया है पॉपुलेशन को। तो जिन्होंने 30 to 40 to 50% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, वो अब काफ़ी उन्होंने घटा दिया। अमेरिका ने घटा दिया, सर्बिया ने घटा दिया, चिली ने घटा दिया, हंगरी ने घटा दिया, यूएई ने घटा दिया, बहराइन ने घटा दिया, साउथ कोरिया ने घटा दिया। सारा कुछ ये वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन से हुआ है। सम और अदर हमारे पास उतने वैक्सीन अभी नहीं है। हम लोग अगर अभी वैक्सीन बुक भी करें तो वैक्सीन बुक करने में जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने के टाइम लगेगा। इस वक्त हमें लोगों में बहुत स्मार्टली वैक्सीन पहुंचानी है। एक तो जिनको फर्स्ट डोज लग गया था उनको सेकंड डोज देना है, वो पक्का है कि उनको देना ही है। ये ना हो कि वो लोग उन लोगों को ना मिले। दूसरी चीज़ ये करनी पड़ेगी हमें कि जहाँ पर अभी आप लोग लिस्ट बोल रहे थे कि 5 राज्यों में बहुत बुरा हाल है, 11 राज्यों में इसकी बहुत मुसीबत में है वो लोग। तो यहाँ पर हमें स्मार्टली वैक्सीन को पहले हम देंगे
25 साल के ऊपर के लोगों को, क्योंकि वो काम में जाते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, वो सर्विसेज में जाते हैं। जो 18 साल के बच्चे हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि 18 साल भी बच्चे होते हैं। अभी हमारे बच्चों का डेफिनेशन 18 साल में ख़त्म होता है, तो उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह बंद पड़ी हुई है, उनको हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। हम प्रायोरिटाइज करेंगे जिनकी 25 साल और उसके ऊपर की उम्र है, और जो वैक्सीन हमें उपलब्ध है उनको हम देने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ हम करेंगे कि जहाँ पर वैक्सीन मिलती है, चाहे वो रशियन हो चाहे वो जहाँ पर भी हो, उसको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम और एक्सपैंड कर सकें। फाइनली हमको जो हमारी कंपनीज़ हैं उनका एक्सपेंशन, जिससे प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सकें, उनके लिए जितनी रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें उनको मुहैया करानी पड़ेंगी, और उनको पर्टिकुलरली मदद करनी पड़ेगी कैपेसिटी एक्सपैंड करके प्रोडक्शन बढ़ाने की। 3-4 महीने में हमारे यहाँ 2-3 वैक्सीन और मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो जाएंगी, तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। बट वो सारा प्लानिंग, ग्रेडेड प्लानिंग और ग्रेडेड इम्प्लीमेंटेशन पहले से सोच के रखना चाहिए। थैंक यू। अब मैं इजाजत लूंगा आपसे। ठीक है, बहुत आप डॉक्टर गांगुली, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात बोली, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात बोली चारों पॉइंट पे। वैक्सीन पर मैं डिस्कशन खोलना चाहता हूं और सीधे चलूंगा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, आप अभी मैंने देखा अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दे। अरे भाई, बीजेपी की वैक्सीन के लिए अखिलेश यादव 35,000 करोड़ रुपए केंद्र से क्यों मांग रहे हैं? ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, क्यों लगवा रहे हैं? अखिलेश ने तो कहा था मैं तो लगवाऊंगा भी नहीं, इसीलिए आपने भी नहीं लगवाई अपने नेता की बात सुनते हुए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा में अगर ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन बदलने बहुत माहिर है, क्योंकि झूठी पार्टी है ना, हर चीज को अपने हिसाब से बोलती है। सर, मैं तो वो कह रहा हूँ जो अखिलेश यादव ने कहा। क्या उन्होंने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? जाइए, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, नहीं कहा था अखिलेश यादव ने? बताइए। मैं बोल लूँ, जरा पूछिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। बीजेपी की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे हैं? तो आप बोलने तो देंगे, आप बोलने तो देंगे, प्रभु बोलने तो दो। मैं कह रहा हूँ तो जिस तरह, अरे बीच में कहाँ से बुला लिया आपने? ये बीच में कौन बोल रहा है? जफर भाई हारने वाला कौन बोल रहा है? हारने वाले को चुप कराओ पहले, ये हारने वाले को चुप कराओ। अरे अनुराग भाई का दर्द सुन लेते हैं। जफर भाई सुन लीजिए, हो जाओ। अरे अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए समाजवादी पार्टी, अरे हार नहीं रहे हो तुम लोग। अरे समाजवादी पार्टी समाज पे भी नहीं रहे। अरे हार रहे हो बुरी तरह से। अरे बंगाल में हारे, उत्तर प्रदेश में पंचायती हारे बुरी तरह से। हारने वाली पार्टी चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। अरे बोलने दो, जीतने वाली पार्टी को बोलने दो, हारने वाली पार्टी चुप हो जाओ। कौन से पार्टी जी? दोनों बांधो, जाना है अपने घर, आपको दोनों डबल जीरो। आप तो बीजेपी को अपने घर जाना है, जनता ने तय कर लिया बीजेपी को समेटना है। आप उत्तर प्रदेश में यहाँ बनारस भी हार गए पंचायती चुनाव में, आप तो अयोध्या भी बुरी तरह हार गए, मथुरा भी बुरी तरह हार गए, प्रयागराज भी बुरी तरह हार गए। अरे प्रयागराज जैसी जगह हार गए बुरी तरह। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। एक दूसरे पर ना बोले, एक दूसरे पर ना बोले। और जिले गिना दे, आजमगढ़ भी हार गए। काम की बात करिए ना वैक्सीन की। हारुआ पार्टी अनुराग भदौरिया खुद आप उससे तीर लेते हैं। करते थे अयोध्या में मात्र 7 सीटें मिली और समाजवादी को 24 सीटें मिली हैं। पता है आपको? पता लगाइए, पहले टीवी पे बैठ बोल गए, आपको पता है जमीन आपको बात कर लेंगे भाई, यूपी इलेक्शन पे भी बात कर लेंगे, पंचायत इलेक्शन पर। रुकिए, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, हितेश तोमर गाजियाबाद से। पहले उनकी बात सुनूंगा। अनुराग भदौरिया जी आप लगातार बोलते रहते हैं, सीधे मैं चल रहा हूं हितेश तोमर के पास। हितेश, क्या आपको लगता है वैक्सीनेशन के लिए हमने शायद गलत पॉलिसी का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है केंद्र की पॉलिसी वैक्सीनेशन को लेकर उचित नहीं थी? नहीं, वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी थी बहुत अच्छी थी और वैक्सीनेशन की पॉलिसी होनी भी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, इसके प्रोज और कॉन्स दोनों पर हम बात करेंगे। मैं सीधे सबसे पहले अनुराग भदौरिया मानने को तैयार नहीं थे। हारू पार्टी बोल रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी पर कोई भी अटैक करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन अपने टर्न पे बोले, संयम के साथ बोले। लेकिन वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ मांगने वाले अखिलेश यादव ने, पूरा 1 मिनट दूंगा आपको अनुराग भदौरिया जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा था। अखिलेश यादव जी की बात सुना दीजिए।
लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी बताइए, 1 मिनट आपका। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा? क्या अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई और क्या आपने लगवाई? और अगर आपकी सरकार आने तक इंतजार करेंगे तो लाखों लोग और मर जाएंगे। आप चुप रहे। अरे यार, अच्छा अब मैं बोल लूं। देखिए उन्होंने क्या बोला कि जब हमारी सरकार आएगी फ्री में लगवाएंगे, मतलब वैक्सीन पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार सिस्टम है, जिस तरह से शामली में आपने देखा 3 औरतें गई कि हमारे वैक्सीन लगा दो, उन्होंने कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। आप सुन तो लीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन बीजेपी क्यों लगाएगी? मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार जिस तरह से फैला हुआ बीजेपी के अंदर में, अरे बीजेपी सुन तो लो। अरे उसका भाव समझिए। उन्होंने जो बोला, उन्होंने क्या बोला कि वैक्सीन पे हमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, हमें वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, मतलब वैक्सीन पे हमें भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर भरोसा नहीं। वही हुआ आज, क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमारे देश में न जाने कितने लोग अखिलेश यादव सैफई में वैक्सीन बनाएंगे? इसी सवाल से शुरू करेंगे, बहस की शुरुआत करेंगे। अनुराग भदौरिया, जफर इस्लाम, अलका लांबा, तीनों मेरे साथ जुड़े हुए। ब्रेक के लिए रुकते हैं।